if the threshold wavelength for producing photoelectric current is 200 nanometer. Calculate the wavelength of radiation to produce photoelectron having half the kinetic energy of those produced by those electrons produced by radiation of calculate the kinetic energy of radiation to produce the 120 nanometer wavelength। देखो क्या बोल रहा है, पहले तो क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है तो इसको समझना पड़ेगा कि अपने को बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर प्रोड्यूसिंग फोटोइलेक्ट्रिक करंट मतलब अपने पास क्या होगा कि वहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ रहा होगा। वैसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इसमें साफ लिख रखा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अपने को गिवन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कितना, 200 नैनोमीटर, ये अपने को दिया है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब अपने पास क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया कि लैम्डा नोट अपने पास कितना है, ये है अपने पास 200 नैनोमीटर। अब आगे अपने को बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। एक ऐसे रेडिएशन है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, उसका वेवलेंथ अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी हैविंग हाफ द काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए जिस रेडिएशन की अपन बात कर रहे हैं, मान लो कि अपने पास लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन की अपन बात कर रहे हैं, तो उस रेडिएशन के केस में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोस प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन ऑफ 120 नैनोमीटर। तो सिंपली ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं लैम्डा इक्वल टू 120 नैनोमीटर इसका अगर रेडिएशन यूज करता हूँ, इसका अगर मैं फोटोन यूज करता हूँ, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी आ रही, मान लो कि काइनेटिक एनर्जी को अपन सिंपली लिख दे रहे हैं, उस केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो जब मेटल के ऊपर अपन लैम्डा इक्वल टू 120 नैनोमीटर का फोटोन गिरा रहे हैं, तो वहां पे बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी अपने पास ये आ रही है कुछ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब ये बोल रहा है कि मैं ऐसी कितना वेवलेंथ का फोटोन यूज करूं ताकि जब मेरे पास उसके केस में काइनेटिक एनर्जी आए वो 120 वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है उसका हाफ हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बाय 2 हो। तो दो डिफरेंट रेडिएशन की बात हो रही है। तो सिंपली इस तरीके से कुछ समझ सकते हो इसको कि जैसे अपने पास मान लो कि ये मेटल है, ये अपने पास मेटल है, इस मेटल के लिए अपने को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है लैम्डा नॉट इक्वल टू 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर। अब ये बोलना चाह रहा है कि मैंने एक बार क्या किया, इस मेटल के ऊपर 120 नैनोमीटर इस रेडिएशन का फोटोन गिराया। तो जब 120 नैनोमीटर के रेडिएशन का अपन ने फोटोन गिराया, लैम्डा इक्वल टू 120 नैनोमीटर, इसको अपन बोल देते हैं मान लो कि रेडिएशन 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा आएगा उसको लैम्डा 1 बोल देंगे। सर लेकिन तो फोटो इलेक्ट्रॉन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा सर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है।
तो वेवलेंथ तो कम ही होना चाहिए ना, क्योंकि एनर्जी के वर्स अच्छा के हाँ प्रोपोर्शनल सर, होता यस है सर, वेवलेंथ तो। यस सर, सॉरी, फ्रीक्वेंसी के साथ हाँ, कंफ्यूज हो गया था। फ्रीक्वेंसी के साथ कोई नहीं। तो ये था अपने पास कि इस वेवलेंथ का अपने पास क्या रहा, रेडिएशन रहा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है अपने पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो भी ये वैल्यू होगी उसके हिसाब से। अब दूसरा केस बोला कि अपन ने इसी सेम मेटल के ऊपर, इसी सेम मेटल के ऊपर कोई दूसरा रेडिएशन गिरा है, रेडिएशन 2, जिसका वेवलेंथ अपने को निकालना है। ये अपन बोल रहे हैं कि रेडिएशन, सेकेंड रेडिएशन है, किसी सोर्स से आ रहा हुआ। और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी निकल रहा है किसके साथ, हाफ, पहले वाले से हाफ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। ये अपने पास क्वेश्चन है कि एक मेटल के ऊपर अपने पास रेडिएशन 1 आता है, लेमडा इक्वल टू दिस का, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी इतनी आती है। उसके ऊपर, उसी सेम मेटल के ऊपर अपन दूसरा रेडिएशन गिराते हैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ रेडिएशन 2। तो वहां पे जो वेवलेंथ है उसको अपन बोल देते हैं क्या, लेमडा 2। तो लेमडा 2 रेडिएशन का जब अपने पास फोटोन जाएगा मेटल के ऊपर, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो पहले वाले से हाफ है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब अपने पास दोनों में क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ गया एक तरीके से, कि जो अपने पास रेडिएशन 1 था उसमें काइनेटिक एनर्जी अपन लिख रहे थे क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और अपने बोला गया कि रेडिएशन 2 में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो पहले वाले के कंपैरिजन में हाफ रहेगी। तो हाफ ऑफ द, सॉरी, इसको एक और चीज करो, रेडिएशन 1 में जो काइनेटिक एनर्जी है उसको अपन बोल देते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी 1। और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी उसको अपन बोल दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी 2। तो 1 और 2 का अपने को रिलेशन पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपन बेसिकली क्या बोल रहे हैं, पहले रेडिएशन में जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1। तो ये अपन ने बोला ही था कि सेकंड रेडिएशन में जो है वो हाफ है, किस वाले की, फर्स्ट वाले की। तो डायरेक्ट भी चाहते तो लिख सकते थे कि जो सेकंड रेडिएशन में अपने पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी 1, पहले रेडिएशन में जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है। अब काइनेटिक एनर्जी का अपने पास फॉर्मूला अपने को देखना पड़ेगा। तो अपन ने देखा था कि अपने पास क्या होता है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, जो फोटोन का एनर्जी है वो दो तरीके से यूज हो रहा है। एक तो अपने पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करने में, और साथ में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैंने बोला था कि इसी क्वेश्चन से अपन हर बार सोचेंगे। अब यहाँ पे अपने को बात करनी है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू अपने पास हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। अब एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए भी अपने पास वेवलेंथ की टर्म्स में बात हो रहा है, और वर्क फंक्शन निकालने के लिए भी अपने पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में बात हो रहा है। तो एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा। तो फोटोन का एनर्जी है तो फोटोन का वेवलेंथ। फाइव अपने पास क्या हो गया, वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा नोट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अपने पास क्या आ जाएगा कि एच सी तो कॉमन आ गया, यहाँ पे अपने पास 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला बन जाएगा अगर अपने को वेवलेंथ वगैरह गिवन है तो जब अपन काइनेटिक एनर्जी 1 को डिफाइन करेंगे तो अपने पास लेमडा 1 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 2 को डिफाइन करेंगे तो वहां पे आएगा लेमडा 2 आ जाएगा, क्योंकि एच और सी तो कांस्टेंट है, और लेमडा नॉट भी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों केस में अपन सेम मेटल के लिए बात कर रहे हैं। सर आंसर 150 नैनोमीटर है। 150 नैनोमीटर बिल्कुल सही है। तो अपन रिलेशन लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 बाई 2, कि जो सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ है किसका, फर्स्ट केस में जो काइनेटिक एनर्जी है उसका। तो बस तुमको वो रिलेट करना है कि अपने पास काइनेटिक 2 क्या लिखेंगे, एच सी 1 अपॉन लेमडा 2 माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। काइनेटिक एनर्जी 1 तो हाफ को तो ले लो बाहर, तो ये अपने पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1, तो ये भी आ जाएगा एच सी 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। तो इसको सोल्व करना है तो एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा, लेमडा 2 तुमको पता, सॉरी पता करना है, लेमडा 1 तुमको पता है कितना, 150 नैनोमीटर। तो इस तरीके से अपने को निकालना है। तो कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ढंग से पढ़ते तो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अपने को गिवन था कितना,
200 नैनोमीटर। और अपने को बोला कि एक रेडिएशन आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग अगर काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, तो जब दूसरा रेडिएशन आएगा तो उसमें हाफ आ रहा है। तो इसने बोला कि जब अपने पास रेडिएशन 1 है तो वो रेडिएशन 1 इतने लेमडा का है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी आ रहा है कितना, काइनेटिक एनर्जी 1। जब रेडिएशन 2 था तो अपने को वो निकालना था कि वहां पे इतने वेवलेंथ का फोटोन आया, तो उसको अपने बोल दिया लेमडा 2। तो लेमडा 2 के केस में जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो पहले वाले के कंपेरिजन में आधा आ रहा है। तो ये अपने रिलेट किया कि हाफ आएगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी 1 हो गया। तो अपने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी जो सेकंड केस में आ रहा है वो पहले वाले केस का हाफ है, डायरेक्ट ये लिख सकते थे अपन। फिर अपन ने काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया, उसके हिसाब से वैल्यूज पुट की, तो अपने पास लेमडा आ जा रहा है कितना, 150 नैनोमीटर। तो इस तरीके से अपने को ये सोल्व करना है। तो क्लियर है क्या ये? अरे समझ में आया ये? समझ। चलो तो बहुत बढ़िया। तो अपने पास यही है, इस टाइप से अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, तो तुमको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि क्या डेटा अपने को गिवन है और किस बेसिस पे अपने को चीजों को जज करना है। ऐसे अपने पास कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, देखो किससे रिलेटेड, फोटो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आने का चांस काफी कम है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट में वो न्यूमेरिकल्स वगैरह उतना नहीं पूछता है, तो थ्योरेटिकल तुमको पता होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं कि कैलकुलेट, क्योंकि अपने को तो हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, number of photons, calculate number of photons emitted by a 100-watt bulb in 1 second that emit light of 620 nanometer with 80% efficiency. Also calculate photoelectric current that can be generated by bulb, that can be generated by bulb। तो ये अपने पास ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो अपने क्या बोल रहा है, दो क्वेश्चन है अपने पास, कि पहले तो अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जब पढ़ रहे थे वहां पे भी किया था, कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ 100-watt बल्ब। 100 वाट का अपने पास क्या है, बल्ब है, इन 1 सेकेंड। और जो फोटोन दे रखा है, जो लाइट रेडिएशन दे रखा है, उसका वेवलेंथ अपने को गिवन है 120 नैनोमीटर। तो अपने को बोला जा रहा है कि जो बल्ब है, बल्ब का पावर है अपने पास कितना, 100 वाट। 100 वाट मतलब अपने पास क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो 100 जूल पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में ये क्या करता है, 100 जूल का एनर्जी एमिट करता है। तो ये तो तब तो आसान हो गया कि अगर अपने पास 1 सेकेंड के लिए ही बात हो रही है, क्योंकि टोटल टाइम अपने को कितना बोला गया है, 1 सेकेंड की, 1 सेकेंड में कितना फोटोन से एमिट करता है। तो पहले तो अपने को निकालना पड़ेगा कि जो बल्ब है वो एक सेकेंड में कितना एनर्जी एमिट कर रहा है। तो एनर्जी का मैंने फॉर्मूला लिखा था कि एनर्जी इक्वल टू अपने पास क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर अपने पास रहेगा वाट, दैट इज जूल पर सेकेंड, और टाइम अपने पास रहेगा सेकेंड। तो ये अपने पास एनर्जी आएगा जूल में। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 100 जूल इनटू सेकेंड, और अपने पास 1 सेकेंड। तो ये वही हो गया कि अपने पास एनर्जी कितना आ गया, 100 जूल। साफ भी दिख ही रहा था वो, ये अपने पास जो है 1 सेकेंड में 100 जूल का एनर्जी एमिट करता है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे नहीं उसने इंट्रोड्यूस किया, क्या, एफिशिएंसी जो है अपने पास 80% है।
तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जितना वर्क वो कर सकता है उसका 80% हो रहा है, मतलब जितना होना चाहिए था उसका कुछ सर्टेन परसेंट ही अपने को एज अ आउटपुट मिल रहा है। तो बल्ब का पावर अपने को दिया है कितना, 100 वाट का, मतलब 1 सेकंड में वो थेरेटिकली अपन बात करें तो 100 जूल का एनर्जी एमिट कर सकता है, लेकिन एफिशिएंसी अपने को गिवन है कितना, 80%। तो एक्चुअल जो एनर्जी आएगी अपने पास टोटल, वो कितना आएगा अपने पास, इसका भी 80% आएगा, तो विथ 80 8% जूल। एफिशिएंसी। हाँ 80 जूल, तो अपन बोलते हैं विथ 80% एफिशिएंसी, कि 80% एफिशिएंसी के साथ अपन बात करें तो जो एनर्जी अपने पास आएगी, टोटल एनर्जी ई टोटल इक्वल टू, जो अपने पास 100 अपन बोल रहे थे उसका भी 80% अपने को लेना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये 1 सेकेंड में अपने पास 80 जूल का एनर्जी एमिट कर रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी का 80 गिवन है। तो टोटल एनर्जी अपने को पता चल गया। अब अपने को फोटोन का नंबर निकालना है, तो एक फोटोन की अगर मैं एनर्जी निकाल दूं तो मेरा फोटोन का नंबर आ जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो फोटोन्स की फॉर्म में एमिट हो रही है। तो टोटल एनर्जी ई टोटल इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स n मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो n नंबर ऑफ फोटोन्स इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, जो भी टोटल एनर्जी है उसको क्या करो, एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो। ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि दोनों का यूनिट सेम रहे। तो टोटल एनर्जी अपने को पता है 80 है, एक फोटोन का एनर्जी अपन निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू, अपन कैसे निकाले, लेमडा अपने को गिवन है किसमें, नैनोमीटर में, तो 1240 डिवाइडेड बाय लेमडा इन नैनोमीटर, जो कि अपने को गिवन है कितना, 620। यहाँ से एनर्जी अपने पास आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोटोन का जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो अपने पास कितना आ रहा है, 1240 डिवाइडेड बाय लेमडा इन नैनोमीटर करने पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी अपने को पता है 80 जूल, एक फोटोन का एनर्जी अपने को पता चल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना, तो इसको भी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेम यूनिट में लाके अपन डिवाइड करेंगे। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये अपने पास एक फोटोन का एनर्जी आ गया। तो नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू टोटल एनर्जी अपने पास 80 डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। यहाँ से तुम्हारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो देख लेना कितना आएगा उसके हिसाब से, क्योंकि आंसर मेरे पास है नहीं। किसी ने निकाला हो तो बताओ। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। सर 2.5 into 10 to the power 20। 2.5 इंटू 10 की पावर 20 फोटोन्स, वेरी गुड, इतना ही कुछ आएगा। हाँ, तो ये हो गया अपने पास, तो ये अपने पास नंबर ऑफ फोटोन्स हो गया कि एक सेकंड में कितने फोटोन आ रहे हैं। तो थोड़ा एफिशिएंसी वाला रोल भी मैंने इसमें डाल दिया, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है अपने पास। देखो अगर तुम देखोगे ना तो ज्यादातर पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सर्टेन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चंस को हर साल रिपीट करता है। मतलब अगर मान लो कि 25 क्वेश्चन है पेपर में, तो 25 में से 20 क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे जो अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की है, नोट्स वगैरह सीट वगैरह अगर तुमने अच्छे से की है, तो 20 क्वेश्चन तो तुमको ऐसे मिलेंगे जो तुम कहीं ना कहीं तुमको मिल जाएंगे अगर तुम सीरियसली पढ़ोगे, होमवर्क वगैरह करोगे। तो होमवर्क की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है। वो अब जेई का एग्जाम है, एक पर्टिकुलर लेवल रखना होता है उन लोगों को, क्योंकि इतना नाम है एग्जाम का, इतनी रेपुटेशन है, तो उसके हिसाब से 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो एकदम नए टाइप के बन जाते हैं। तो अगर तुम नोट्स पढ़ के अगर मॉड्यूल भी अच्छे से कर लेते हो ना, तुम्हारा काम बहुत हद तक सही से बन जाएगा। लेकिन उसके लिए वही कि तुम्हें एक सीरियसनेस होनी चाहिए, रोज नोट्स पढ़ना है, रोज होमवर्क करना है, और उसके हिसाब से अगर तुम्हारे पास कुछ डाउट्स आती हैं तो पूछना है। अच्छा, डाउट से एक और चीज मेरे को ध्यान आया, मतलब अभी ऐसा डिसीजन लिया गया है कि अपने पास मतलब डाउट क्लासेस तुम्हारी लगेगी अगले वीक से या इस वीक से। तो उसमें ऐसा डिसीजन किया गया है कि मतलब अपने को क्या करना है, मतलब हम लोगों के लिए बोला गया है कि 2 दिन में से एक दिन तो हजरतगंज सेंटर पे रहना है और एक दिन अपने पास इंदिरा नगर सेंटर पे। तो मैं क्लास में वीक के पहले अनाउंस करा दूंगा कि किस तारीख को मैं हजरतगंज वाले सेंटर पे जाऊंगा, किस पे, इंदिरा नगर। तो जो भी तुम्हारे डाउट्स हो तो उस हिसाब से तुम लोग आ सकते हो। और कुछ बच्चों ने मेरे को बोला है, 1-2 बच्चे हैं, तो कल
मैं हजरतगंज सेंटर पे रहूंगा 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, तो वहां पे आ सकते हो जो लोगों के लिए हजरतगंज सेंटर पास पड़ता है, क्योंकि डाउट्स वगैरह बात आनी चाहिए तुम्हारे, वैसे पढ़ोगे तो एक चीज ये थी जो मेरे को याद भी आ गई। तो ये ध्यान रखना, जिन लोगों के लिए हजरतगंज पास पड़ता है वो हजरतगंज सेंटर पे आओ, जिनके लिए इंदिरा नगर पास पड़ता है वो इंदिरा नगर पे आओ। मतलब तीनों में होने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो ऐसा है, तो कल तुम लोग आ सकते हो हजरतगंज सेंटर पे। आज कुछ बच्चे बोल रहे थे, तो आज तो मेरे पास कुछ काम था, तो उस वजह से नहीं हो पाया, मैं रुक नहीं पाया वहाँ पे, गया तो था मैं। कल अपनी क्लास, वैसे क्लास तो तुम्हारी तो 4:30 से रहती है, मेरा पता नहीं। तो ये है एक अनाउंसमेंट टाइप से था ये, तो ये बताना था, ये भी हो गया। तो थोड़ा होमवर्क वगैरह सर तो रहेगा, कल अगर आए। कुछ मेरे को बोलना था। हाँ कल आ सकते हो, कल मैं वहीं रहूंगा। सर जिन कितने लोगों के बजे? लिए हजरतगंज 12:30 के बाद आना, ठीक है। तो 12:30 से जब तक तुम्हारे डाउट्स रहेंगे तब तक रुकेंगे, और क्या। तो ये था अपने पास कि नंबर ऑफ फोटॉन्स अपने पास निकल गए। अब अपने को क्या निकालना है, एक अपने से पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला अपने क्या लिखा था कि I इक्वल टू, अपने पास था कि करंट अपने पास क्या होता है कि पर यूनिट टाइम के हिसाब से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसको अपन ने कन्वर्ट किया था कि चार्ज अपने पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो ये टोटल चार्ज हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम, कि कितना टाइम अपने पास इंटरवल की बात हो रही है। तो अभी अपन ने देखा कि जब अपन क्या बात कर रहे हैं, 1 सेकंड के लिए बात करें तो इतना फोटोन अपने पास, सॉरी इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास एमिट हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। रदरफोर्ड मॉडल में अपन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अपन ने कुछ ऑब्जर्वेशन लिखे थे कि एटम जो होता है अपने पास उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर अपने पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। उस टाइम तक अपन ने न्यूट्रॉन्स के बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि तब न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी हुई नहीं थी। लेकिन बोर ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तब प्रोटॉन भी डिस्कवर्ड हो चुके थे और न्यूट्रॉन्स भी डिस्कवर हो चुके थे और इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो चुके थे, मतलब तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर्ड हो चुके थे। तो एक तो बोर्ड ने ये मॉडिफिकेशन किया कि न्यूक्लियस के अंदर, रदरफोर्ड ने बोला था कि सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इसने बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होता है। बाकी इसके काफी सारे पॉइंट्स है जो रदरफोर्ड मॉडल से सिमिलर है। उस टाइम अगर तुमको ध्यान हो तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि बोर मॉडल मतलब एक तरीके से रदरफोर्ड मॉडल का ही क्या था, एक्सटेंशन था, मतलब उसने थोड़ा ज्यादा अच्छी डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन मतलब उसी को रेफरेंस लेके उसको आगे थोड़ा ज्यादा अच्छे से बताया उसी के बारे में। तो ये होता है अपने पास बोर एटॉमिक मॉडल में। तो इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं या जो एजम्पशंस हैं वो वही रहेंगे, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसने बोली है अपने पास। तो एजम्पशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, तो पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा अपने पास कि एटम हैज अ न्यूक्लियस where all protons and neutrons are present. कि एटम न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये अपन वैसे पहले बात कर चुके होंगे कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अपन कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियॉन, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपने पास एक क्लासरूम होता है, तो क्लासरूम में अपन क्या बोलते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स मतलब दोनों आ सकते हैं। उसी तरीके से अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियन बुलाते हैं। जो चीज न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको अपन एक तरीके से न्यूक्लियन बोल रहे हैं। तो ये चीज होगी अपने पास कि इनको अपन कलेक्टिवली न्यूक्लियन बोलते हैं। तो अगर तुमसे कहीं पूछ लिया जाए, कोई एटम देखे कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो वहां पे तुमको न्यूट्रॉन्स का नंबर प्लस प्रोटॉन्स का नंबर, दैट इज मास नंबर, तो मास नंबर तुमको बताना होता है। तो ये अपने पास न्यूक्लियन का नंबर पूछा जाए एक तरीके से क्या हो जाएगा, मास नंबर ही हो जाएगा अगर पूछा जाए तो न्यूमेरिकली। और होता क्या है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली बोल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट अपने पास जो है, या इसी में लिख लो, अपने वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा बात किया था, तो रदरफोर्ड ने तो कैलकुलेशन करके भी बताया था कि 10⁵ टाइम्स होता है अपने पास
रेडियस वाइज अगर अपन बात करें तो एटम का जो रेडियस है वो न्यूक्लियस के रेडियस के कंपैरिजन में। तो अपन एक और चीज अपन ने लिखा था वहां पे कि वॉल्यूम ऑफ, वही सेम चीज इसने बोला कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल as compared to वॉल्यूम ऑफ एटम, कि जो एटम के कंपैरिजन में बात करें तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो होता है वो काफी कम होता है। इसने कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ बात नहीं की थी, क्योंकि ये बोलता है कि अपने पास अलग अलग एटम के लिए वो वॉल्यूम क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। और रदरफोर्ड ने क्या किया था कि सबके लिए फिक्स रहेगी, तो उसका जो कैलकुलेशन थी थोड़ा गलत था। तो ये हो गया अपने पास। लेकिन ये बात सही है कि जो न्यूक्लियस रहेगा वो काफी छोटा होता है एज कम्पेयर टू पूरे एटम के लिए अगर अपन बात करें तो। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, और जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम में और एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफी छोटा है। सेकंड पॉइंट अगर अपन बात करें तो एक तरीके से इसमें पहले पॉइंट में अपन ने डिस्कस कर लिया क्या, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का पोजीशन कि वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। सेकंड पॉइंट अपने पास ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, ऐसा लिखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व outside the nucleus in circular orbit of fixed radius, कि अपने पास क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने पास सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, तो इन ऑर्बिट्स को ही अपन क्या बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं। तो जो सर्कुलर ऑर्बिट्स है, मतलब जो सर्कुलर पाथ रहेगा उसी को अपन नाम दे रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट, किसी पर्टिकुलर रेडियस पे, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेल। तो ये अपने पास बोर के अकॉर्डिंग आता है कि जो इलेक्ट्रॉन से एक तरीके से सेल में प्रेजेंट है। तो बेसिकली अगर अपन बोले तो जो बोर का मॉडल था, तो बोर का मॉडल एक 2 डायमेंशनल मॉडल था, मतलब 2D में उसने बताया था कि अपने पास ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर अपने पास क्या रहेंगे, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, जिनको कलेक्टिवली अपन न्यूक्लियन बोल रहे हैं। और न्यूक्लियस के बाहर की तरफ अपने पास क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, या जो सर्कुलर ऑर्बिट है जिसको अपन नाम दे रहे हैं क्या, सेल। तो इन सेल में अपने पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा एटम है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके हिसाब से पता चलेगा कि कितने सेल वहां पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, और बाहर की तरफ जो सेल है उनमें अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में। तो ये हो गया। अब एक चीज यहाँ पे आती है कि ये चीज मैंने क्वांटम नंबर में भी डिस्कस किया था, अगर तुमको पता हो कि अगर तुमसे पूछा जाए कि टोटल कितने सेल होते हैं एक एटम के पास, तो अपन बोलते हैं कि टोटल अपने पास इनफाइनाइट नंबर में सेल होते हैं। लेकिन उन इनफाइनाइट सेल में से एटम जो है कुछ ही सेल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से कुछ पर्टिकुलर सेल्स ही अपने पास क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो ऐसा है। अब अगर अपन, मतलब ये सिंपल सी बात होगी, अगर पहले पीरियड का एलिमेंट है तो उसमें अपन क्या बोलते हैं कि वैलेंस सेल क्या है, फर्स्ट सेल है। तो फर्स्ट सेल वैलेंस सेल है, मतलब वहाँ पे एक ही सेल यूज हो रहा है, पहला सेल। सेकेंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सब के लिए वैलेंस सेल सेकेंड सेल है, मतलब वहाँ पे पहला और दूसरा सेल ही यूज हो रहा है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट, तो कोई भी फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट रहेगा तो उसके लिए वैलेंस सेल क्या है, फिफ्थ सेल है, मतलब उसमें 5 सेल यूज हो रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये है अपने पास कि, तो मैं उसी को यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि आउट ऑफ कि ये चीज बोर ने कैसे बोला था, आउट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट्स या सेल्स, आउट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट्स या इनफाइनाइट सेल्स, द इलेक्ट्रॉन can revolve only in those
orbits in which out of infinite orbits electron can revolve in those orbits in which angular momentum of electron is an integral multiple of h upon 2 pi देखो इसका क्या मतलब है कि अपने पास क्या होता है कि जो एक एटम होता है उसमें अपने पास इनफाइनाइट सेल होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन उन सब में से इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है, उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम। तो पहले बात तो एंगुलर मोमेंटम की अपन बात करनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नई चीज है। तो देखो अपन जो बात करते हैं कि अपन बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है एक तरीके से तुम ऐसे बोल सकते हो फिजिक्स के हिसाब से अपन बात करें। तो कोई भी अपने पास मान लो कि पार्टिकल है, वो किसी आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एम मास का पार्टिकल, तो ये आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। तो जैसे अपन बोलते हैं कि लीनियर मोशन जो होता है, अगर कोई पार्टिकल है एम मास का, अगर वो लीनियरली मूव कर रहा है, जैसे अपने पास ये सरफेस है, इस तरीके से हम सरफेस को दिखाते हो, और इसमें मान लो कि अपने पास एम मास का कोई ब्लॉक है, ये v वेलोसिटी से लीनियरली मूव कर रहा है, तो इसमें अपन बोलते हैं कि उसके पास क्या होता है, एक मोमेंटम होता है जिसको अपन लिखते हैं कि p इक्वल टू m इंटू वी। तो इसी से कंपेयर करते हैं अपन कि जब कोई पार्टिकल है एम मास का, अगर वो v वेलोसिटी से किसी r रेडियस के सर्कुलर पे रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ पे घूमता है, तो जैसे सर्कुलर मोशन में अपन डिफाइन करते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को अपन कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू अपन देते हैं एम वी इंटू आर। अब इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है, इस सब तुमको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, वहां पे एक चैप्टर आता है पूरा सर्कुलर मोशन करके। तो फिलहाल तो तुमको ध्यान रखना है कि जैसे अपने पास लीनियर मोशन में मोमेंटम होता है p इक्वल टू एम इंटू वी, वैसे जब सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मूव करेगा v वेलोसिटी के साथ, तो उसके साथ एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट रहेगा, और वो एंगुलर मोमेंटम अपने पास हो गया एम वी आर। किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ, तो ये अपने पास है। तो अपन बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी आर रेडियस के ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम रहेगा एम वी आर, तो इसको अपन कैपिटल एल से लिखेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो मास भी रहेगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी भी रहेगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और रेडियस रहेगी अपने पास जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, जिस सेल की बात कर रहे हैं उसका रेडियस। तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दैट इज एम वी आर, वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब ये अपने पास आ जाएगा n की वैल्यू इंटीजर रहेगा 1 2 3 4 5 6। तो ये अपने पास बोलना चाह रहा है कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम l h अपॉन 2 पाई इस क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। तो अब इसने अपने को पास ये है, इसने इसका रीजन नहीं बताया कि अपने पास ऐसा क्यों हो रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जिसका एन एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है उसी में रिवॉल्व कर पा रहा है। तो ये अपन आगे देखो, बोहर ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो उसके हिसाब से अपन एंगुलर मोमेंटम निकाला। तो उसने एक्सपेरिमेंट वगैरह से पता किया होगा कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है या जिस सेल में प्रेजेंट है, वहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है। लेकिन आगे एक साइंटिस्ट आए डी ब्रोगली करके, उन्होंने, अपने को पढ़ना भी है पूरा कंसेप्ट, तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या है, पार्टिकल नेचर भी है उसके पास और वेव नेचर भी है, मतलब उसका ड्यूअल नेचर है। पहला साइंटिस्ट डी ब्रोगली था जिसने बोला था कि सिर्फ लाइट में ड्यूअल नेचर नहीं होता है, हर चीज के पास ड्यूअल नेचर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का उसने ड्यूअल नेचर कंसीडर किया, और फिर उसने अपने पास इस इक्वेशन का प्रूफ दिया, जो कि अपने सिलेबस में भी है, अपने को भी डिस्कस करना है कि किस तरीके से अपने पास ये रिलेशन आ रहा है।
तो बोहर ने क्या किया, पार्टिकल नेचर माना सिर्फ, और पार्टिकल नेचर के बेसिस पे वो एक्सप्लेन तो नहीं कर पाया कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल क्यों आ रहा है, लेकिन उसने ऐसा बोल दिया कि जहां पे ऐसा होगा वहीं पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। रीजन वो नहीं बता पाया, रीजन बाद में डी ब्रोगली ने बताया। तो फिलहाल के लिए तो अभी अपन यही है अपने पास कि जो ऑर्बिट में या जिस सेल में अपने पास एंगुलर मोमेंटम L mvr h/2π इस क्वांटिटी का h भी कांस्टेंट है, 2π भी अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। तो जो भी ये वैल्यू रहेगी, इस वैल्यू का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा जिस ऑर्बिट में, उसी में क्या करेगा, ये रिवॉल्व करेगा। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला एक तरीके से एंगुलर मोमेंटम का, यहाँ से लिख देता हूँ मैं कि L अपने पास क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनेंगे अपने पास, एक न्यूमेरिकल तो यही कर लेंगे अपन। m अपने पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v अपने पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी निकालने के लिए बोर ने फॉर्मूले भी दिए हैं जिसके अपन आगे बात भी करेंगे। वेलोसिटी ऑफ इसी इलेक्ट्रॉन, से निकाला था क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसी एक्सप्रेशन से? नहीं, उसके लिए अपन फोर्स बैलेंस करेंगे। वेलोसिटी के इन सब के फॉर्मूले अपने को भी डिराइव करने हैं आगे, बोर मॉडल में यही करते हैं अपन। रेडियस के फॉर्मूले का निकालने का मतलब रेडियस का फॉर्मूले निकालना है, उसको डिराइव करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, काफी सारी चीजें अपने को डिराइव करनी है अभी इसमें। आर अपने पास क्या है, रेडियस ऑफ सेल ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एच अपने पास क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, ये तो नई चीज नहीं है, फिर भी लिख लो, स्पेस में नहीं है, इधर लिख देते हैं कि एच अपने पास क्या हो गया, प्लांक्स कांस्टेंट। और n जो होता है अपने पास, जो इंटीजर की अपन बात करें कि इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, तो जो ये n की वैल्यू है इस सेल नंबर के बराबर रहेगा। मतलब जिस सेल की अपन बात कर रहे हैं, तो पहले सेल में इलेक्ट्रॉन है तो n = 1 हो जाएगा, दूसरा सेल में तो n = 2 हो जाएगा, तीसरा सेल है तो n = 3 हो जाएगा। तो n अपने पास क्या है, सेल नंबर। तो कभी कभी देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे मैंने बोला कि अपन लिख रहे कि अपने पास एंगुलर मोमेंटम L है, L = अपने पास क्या है, mvr = एक्सक्यूज मी nh/2π। सर, अब तुमसे पूछ सकता है, हाँ बोलो। सर वो लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। सर नीचे का। यस सर, थैंक यू। ओके, तो देखो अब क्वेश्चन अपने पास सिंपल सिंपल से आते हैं ऐसे कि अपने पास मान लो कि फिफ्थ सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा। तो n = अपने पास हो गया क्या, 5। तो यहाँ पे देख लो कि L = mvr, ये अपने पास आ जाएगा 5n की जगह h/2π। और इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2.5 × h/π। ये अपने पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, किसमें, फिफ्थ सेल में। अगर इलेक्ट्रॉन किसमें, फिफ्थ सेल में है तो। या क्वेश्चन अपने पास ऐसे आ सकता है, अगर इसको अपन क्वेश्चन की फॉर्म में ही फ्रेम करके लिखें, तो देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले कि आउट ऑफ द फॉलोइंग which is incorrect representation of the angular मोमेंटम कि कौन सा है जो अपने पास इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन रहेगा इलेक्ट्रॉन के लिए एक एटम में, अगर बात करें तो, कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही नहीं आ सकता एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो पहला है अपने पास, पहला ऑप्शन अगर अपन लिखें कि h/2π, ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या। सेकंड h/π, ये पॉसिबल हो सकता है क्या। थर्ड 3h/2π, ये पॉसिबल हो सकता है क्या। फोर्थ 1.5 × h/2π। बताओ जल्दी। सर थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है सर फोर्थ वाला। सेकंड नहीं पॉसिबल होगा। फर्स्ट वाला। सेकंड और फोर्थ।
सेकंड और फोर्थ नहीं पॉसिबल होगा। सर अच्छा, मैं फोर्थ के करेक्ट अलावा वाला सब बता 1 रहा 2 था 3 सर। हो रहे हैं। इसी फॉर्मूले देखना है तुमको, L इक्वल टू सर फोर्थ एन पॉसिबल नहीं एच है, सब अपॉन पॉसिबल। 2 पाई, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अपने पास यही है फॉर्मूला। फर्स्ट और फोर्थ देखो फर्स्ट और फोर्थ पॉसिबल नहीं है। फोर्थ क्यों भाई? पॉसिबल नहीं है देखो सर, और सब तो एक पॉसिबल। तरीके से सर सेकंड और फोर्थ नहीं पॉसिबल है। सेकंड और फोर्थ नहीं पॉसिबल है, सेकंड किसी वाला का तो ये आ रहा 2 है। के केस में बनना है। हाँ देखो, तो तुमको हाँ इंटीग्रल वैल्यू अपन ने क्या बोला कि एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, मतलब जो n की वैल्यू आनी चाहिए, मतलब इस रिप्रेजेंटेशन से तुमको कंपेयर करके बात करनी है। तो अगर n की वैल्यू इंटीजर आ रही मतलब वही अपने पास क्या हो जाएगा, सेल नंबर हो जाएगा, तो सही रिप्रेजेंटेशन है। तो पहले वाले में अगर देखोगे तो मैं यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो अपने पास पहला वाला तो आ जाएगा, मतलब ये कौन से सेल का रिप्रेजेंटेशन है, पहले सेल के लिए हो गया ये। इलेक्ट्रॉन अगर पहले सेल में तो h/2 पाई इतना उसके पास क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम रहेगा। दूसरे में अपने को गिवन है क्या, h/पाई। तो अगर ये सोचो कि n की वैल्यू में क्या कर दूं, देखो एक तरीके से एंगुलर मोमेंटम को अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि h/पाई तो अपने पास हमेशा कांस्टेंट है और ये अपने पास n की कुछ वैल्यू रहेगी सेल के हिसाब से और 2, तो n/2 ही अपने पास एक तरीके से क्या है, वेरी कर सकते हैं ना। या जैसे भी तुम देखना चाहो देख सकते हो, सिंपली तुमको ये देखना है कि n की वैल्यू अपने पास इंटीग्रल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज अपने पास कब आ सकती है, जब मान के चलो कि अपने पास फॉर्मूला क्या था कि n h/2 पाई, तो अगर n की वैल्यू में यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो n की वैल्यू 2 पुट करते ही अपने पास, पूरा ही लिख लेते हैं दोबारा से, कि NH/2 पाई था तो 2 इंटू h/2 पाई, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आ तो रहा है h/पाई तो पॉसिबल है बहुत बढ़िया से। तो ये अपने पास सेकंड सेल के लिए हो गया, सर ये भी आ फोर्थ सकता, करेक्ट है। हाँ ये भी अपने पास करेक्ट है। थर्ड अगर अपने पास देखो तो साफ दिख रहा है अपने पास कि NH/2 पाई, तो n इक्वल टू अपने पास क्या हो गया 3, तो थर्ड सेल के लिए ये पॉसिबल है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो h/2 पाई है, h/2 पाई के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है 1.5, तो 1.5 तो n की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि अपन बोल रहे कि n तो अपने पास क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। n की वैल्यू जो है सेल नंबर है, तो n अपने पास क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इस तरीके से। n 2.5 नहीं हो सकता, 3.5 नहीं हो सकता, 3.75 नहीं हो सकता। तो यही तुमको देखना है इस टाइप की क्वेश्चन अगर आए तो, कि n की वैल्यू जो निकल के आए इस फॉर्मूले से कंपेयर करने के बाद वो अपने पास क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए। तो ये था अपने पास एंगुलर मोमेंटम कि क्या होता है, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो एंगुलर मोमेंटम को L से लिख रहे हैं, L इक्वल टू अपने पास mvr इक्वल टू NH/2 पाई। तो बहुत जगह यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, तो ये याद रहना चाहिए। प्रूव अपन इसका आगे डी ब्रोगली कंसेप्ट में देखेंगे। तो ये हो गया अपने पास सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो इसका अपन क्वेश्चन में देख लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आगे अपन इसको और फॉर्मूला से रिलेट करेंगे, वो आगे अपने पास आएगा। सेकंड अपने पास है थर्ड पॉइंट, सेकंड तो हो गया। थर्ड इसमें एक पॉइंट ये बोला था कि अपने पास जैसे अपन ने बोला कि ये अपने को पता है, जैसे मान लो कि पहला सेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरा सेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरा सेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इसने बात किया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है, बस उसके लिए तुमको क्या होगा, एनर्जी की जरूरत होगी है, तो एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पे ये है अपने पास कि द एमिशन और एब्जॉर्प्शन of energy in form of radiation, मतलब photons, can occur when an electron jump from one stationary orbit, अच्छा एक मिनट, वन स्टेशनरी ऑर्बिट, चलो इसकी भी अपन बात कर ही लेंगे।
वैसे भी ये पॉइंट अपने बाद में लिखना चाहिए था। वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर stationary orbit। देखो पहले अपन इस पे आते हैं, जो अपने पहला पुराना वाला पॉइंट लिखा था स्टेशनरी ऑर्बिट की, अपन क्या बात कर रहे थे कि अपन ने बोला कि इनफाइनाइट ऑर्बिट्स में से सिर्फ उन्हीं में प्रेजेंट रहेगा जिनमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो है h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। उसके बारे में अपन ने भी समझा कि जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, इसको डिफाइन किया, वो h/2 का n टाइम्स रहेगा, वो n जो रहेगा अपने पास इंटीजर रहेगा। तो ऐसे ऑर्बिट्स जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उनको अपन नाम देते हैं क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट, और कुछ भी नहीं है। मतलब जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या जिन सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको तुम नाम दे सकते हो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इसी में अपन वो पॉइंट पे भी ऐड कर लेते हैं कि एंड such orbits are called stationary। मतलब एक तरह से टेक्निकल वर्ड हो गया स्टेशनरी ऑर्बिट। such orbits are called stationary orbits। तो ये तो वही था अपने पास कि स्टेशनरी ऑर्बिट क्या हो गया हाँ, कि जिनमें अपने पास क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो mvr h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, उनको अपन ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, तो ये अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब क्या होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, मतलब एक सेल से अपने पास क्या होता है दूसरे सेल में जाता है, तो वहां पे क्या करेगा, तो एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो सिंपल सी बात है, तो कि जैसे अपन ने पढ़ा था कि अपने पास जो पहला सेल होता है, कि जैसे अपन एन किस से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये अपन पढ़ चुका है, तो उसका अपन थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प ले लेते हैं। कि अपन ने बोला था कि n=1 मतलब अपने पहला सेल है, n=2 मतलब अपने पास सेकंड सेल है, n=3 मतलब अपने पास थर्ड सेल है, n=4 मतलब अपने पास फोर्थ सेल, और n=5 मतलब अपने पास सिक्स सेल। तो तुमको ध्यान हो तो मैंने वहां पे लिखाया भी था कि अपने पास जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब जो सेल के बारे में बताया था, किसने बताया था, बोर्ड ने बताया था। तो क्योंकि बोर्ड ने जो ऑर्बिट दिया था अपना, सॉरी जो अपना एटॉमिक ऑर्बिटल बोर्ड ने दिया था, उसमें सिर्फ इतनी ही बात की थी उसने कि न्यूक्लियस होता है और वहां पे सेल होते हैं, उसने सब सेल ऑर्बिटल्स इन सब के बारे में कोई बात नहीं की। तो एन से अपन क्या करते हैं, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, इस तरीके से अपने पास एन की वैल्यू आ जाएगी। और अपन बोल रहे थे कि पहले सेल का एनर्जी मान लो कि E1 है, दूसरे सेल का एनर्जी अपने पास E2 है, तीसरे सेल का एनर्जी अपने पास E3 है, चौथे सेल का एनर्जी अपने पास E4 है, और पांचवें सेल का एनर्जी E5 है। तो ये चीज अपन ने बोली थी कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे सेल का एनर्जी भी क्या होता है, बढ़ता है, मतलब इधर जाने पे एनर्जी बढ़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि पहले सेल का एनर्जी सबसे कम रहेगा, और उसके बाद दूसरा सेल, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ेगा वैसे उससे उस सेल का एनर्जी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो बेसिकली अपने पास, वैसे तो अपन क्या बोल रहे हैं, जो सेल है अपने पास वो सर्कुलर है, तो अगर अपने को दिखाना होगा तो अपन ऐसे दिखाएंगे कि अपने पास न्यूक्लियस हो गया और इसका 2 डायमेंशनल मॉडल है, तो ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, मतलब परफेक्ट सर्कुलर रहेगा, ये चौथा सेल हो गया। इस तरीके से अपने पास अलग अलग सेल आ जाएंगे। तो बार बार अपन इस तरीके से सर्कुलर पाथ बनाने से बचने के लिए अपन कुछ इस तरीके से भी दिखाते हैं। पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं कि ये अपने पास n=1 फर्स्ट सेल, ये n=2 सेकेंड सेल, ये n=3 थर्ड सेल, और ये n=4 फोर्थ सेल। इस तरीके से अपने पास है। तो बार बार सर्कुलर बनाए, इससे बचने के लिए अपन कुछ क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से भी दिखा देते हैं कि अपने पास मान लो ऐसे लाइंस दिखा देते हैं कि पहले सेल का एनर्जी हो गया, मतलब इस तरीके से अपन ग्राफ टाइप से इसकी बात कर रहे हैं अपन कि इधर मान लो कि एनर्जी है, तो अपन ने बोला कि अपने पास जो पहला सेल है उसका एनर्जी सबसे कम है, तो ऊपर जाने पे क्या होगा, एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो अपन ऐसे दिखाते हैं, देखो कि ये n=1 हो गया पहले सेल का एनर्जी, इसके ऊपर अपने पास क्या रहेगा, n=2 सेकेंड सेल, n=2 सेकेंड सेल,
इसी तरीके से अपने पास n=3 थर्ड सेल, n=4 फोर्थ सेल, n=5 फिफ्थ सेल, मतलब वही अपनी लाइन से भी दिखा देते हैं इस तरीके से अपने को, क्योंकि एनर्जी वाइज ही बात करना है तो अपन इस तरीके से दिखा देते हैं कि पहले सेल का एनर्जी, ये दूसरे सेल का एनर्जी, तीसरे सेल का एनर्जी, चौथे सेल का एनर्जी, पांचवें सेल का एनर्जी, इस तरीके से आगे भी चलते जाओगे। तो इधर अपने देखा है बढ़ते जाने पे एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। ठीक है, तो आगे जो अपन डिस्कशन करेंगे इसी के बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो जितने नीचे रहेगा उसका एनर्जी उतना कम रहेगा, क्योंकि ये ग्राफ की तरह हो गया कि ये मान लो कि यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी आएगी, सेकंड के करस्पॉन्डिंग या थर्ड के करस्पॉन्डिंग या फोर्थ के करस्पॉन्डिंग या फिफ्थ के करस्पॉन्डिंग या, और किस एटम में उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसका जैसे मैंने बोला कि बोर मॉडल में अपन इन सब के फॉर्मूले डिराइव करते हैं, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, तो वो अपन आगे करने वाले हैं और वो तुमको याद भी करने पड़ेंगे। मतलब हाइड्रोजन के केस में अपन याद करवा देते हैं कि हाइड्रोजन के लिए याद रखो, और हाइड्रोजन से रिलेट करके अपन बाकी की फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उससे अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाती है और कुछ भी नहीं है। तो अपने पास जो पॉइंट था उसको अपन अब डिस्कस करते हैं कि क्या बोलना चाह रहा था अपने पास। तो पहले तो अपन ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पास वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में होते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट्स मतलब ऐसे ऑर्बिट्स जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम mvr/h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है, एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जा सकता है। इसके लिए उसमें क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा। अब एनर्जी एक्सचेंज की अगर अपन बात करें तो कैसे होगा कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या है, लोअर एनर्जी लेवल में है, मतलब n=1 में है। अब तुम ही सोचो कि इसको अगर n=1 से n=2 में जाना है, 3 में जाना है, या 4 में जाना है, या 5 में जाना है, मतलब इससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाना है, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी? सर देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि लोअर एनर्जी लेवल से अगर अपने पास कि लोअर एनर्जी लेवल से अगर तुमको हायर एनर्जी लेवल में जाना है, लोअर एनर्जी लेवल मतलब जो अपने पास सेल नंबर है, कम सेल वाले से अपने को ज्यादा सेल नंबर में जाना है, कम एनर्जी वाले सेल से ज्यादा एनर्जी वाले सेल की तरफ जाना है। तो लोअर एनर्जी से अगर अपन हायर एनर्जी वाले सेल में जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने को एनर्जी देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब। तो अगर मैं बोलूं कि लोअर एनर्जी लेवल का जो है अपने पास सेल वो n1 है, और हायर एनर्जी लेवल का जो सेल है वो n2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि n2 इज ग्रेटर देन n1 रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे सेल का एनर्जी भी अपने पास क्या होता है, बढ़ता है। तो सिंपली कुछ नहीं है, वही तुमको ध्यान रखना है कि अगर लोअर एनर्जी वाले से हायर एनर्जी वाले में जाएगा तो एनर्जी अपने को देना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास फर्स्ट से सेकंड जाए या सेकंड से थर्ड जाए, मतलब फर्स्ट से सेकंड जाए या थर्ड जाए या फोर्थ जाए या फिफ्थ जाए, हर केस में अपने को एनर्जी देना पड़ेगा। अब अगर मैं बोलूँ कि तुमसे मेरे पास मान लो कि इलेक्ट्रॉन पहले n=4 में था, ये तुमको बताने में कुछ कुछ पूछेगा कि तुमको समझ में आया कि नहीं, कि n=4 में अपने पास इलेक्ट्रॉन था। अब अगर n=4 से वो n=2 में आना चाहे तो एनर्जी एमिट होगा कि एनर्जी देना पड़ेगा? एमिट होगा सर। 4 से 2 में जा रहा है, तो n=4 मतलब फोर्थ सेल हो गया, n=2 मतलब सेकंड सेल हो गया, तो फोर्थ सेल जो है ये हायर एनर्जी का रहेगा। ठीक है, अपन ने देखा जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है सेल की। और जो सेकंड सेल है अपने पास लोअर एनर्जी का रहेगा, मतलब ज्यादा एनर्जी वाले सेल से कम एनर्जी वाले सेल में आ रहा है, मतलब यहाँ पे अपने पास क्या होगा, एनर्जी रिलीज करके आएगा। वो कितना एनर्जी रिलीज करेगा अगर तुमसे ये पूछा जाए, तो तब अपन बोलते हैं कि उन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर, उसके पर अपन आगे आएंगे। तो इसको 4 से 2 में आना था, तो एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज्ड, मतलब एक फोटोन निकलेगा इस पर्टिकुलर जो भी एनर्जी गैप होगा उसके हिसाब से, एनर्जी रिलीज्ड। तो सिंपल सी बात है कि अगर लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी अपने पास क्या होगी, देनी पड़ेगी, और हायर से अगर वापस लोअर में आ रहा है तो एनर्जी वहां पे क्या होगी, रिलीज होगी। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सर हाँ सर जो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी और रिलीज होगी दोनों मतलब सेम होंगी अगर सेम पोजीशन पे वापस हाँ जाएगा? हाँ बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हो। तो वो एनर्जी के बारे में अपन बात करना
समझने वाली कि जैसे मान लो कि यहाँ पे N1 एनर्जी लेवल था, इसकी एनर्जी अपन बोल रहे कि कम है, लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, और ये अपने पास क्या है, हायर एनर्जी लेवल। तो इसको अपन लिख रहे थे N2 से, इसको अपन लिख रहे थे N1 से। तो जो N2 वाला है इसका एनर्जी मान लो कि E2 है, और जो अपने पास ये है इसका एनर्जी अपने पास मान लो कि E1 है। या ज्यादा अच्छा रहेगा इसको ऐसे लिख दो कि हायर एनर्जी लेवल मतलब, चलो 2 1 ही अपन लिखेंगे, तो इसी तरीके से लिख लो कि हायर एनर्जी लेवल E2, लोअर एनर्जी लेवल E1। अब जैसा किसी ने बोला, इसे एकदम सही बोला कि अगर पास इलेक्ट्रॉन जो है E1 एनर्जी लेवल से E2 एनर्जी लेवल में जाना चाह रहा है, मतलब जब ये इस वाले सेल में था n=1 वाले में, तब उसके पास कितना एनर्जी रहा होगा, E1 के बराबर रहा होगा। अब उसको अपने को लेके जाना किसमें, E2 वाले सेल में, मतलब n=2 वाले सेल में। तो n=2 वाले सेल में जब रहेगा, जब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, E2 के बराबर हो जाएगी। तो E1 से एनर्जी E2 करना है, मतलब दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी अपने को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो जो इन दोनों सेल के बीच का एनर्जी डिफरेंस रहेगा, उतना एनर्जी अपने को देना पड़ेगा, डेल्टा E। तो डेल्टा E इक्वल टू अपन क्या लिख रहे हैं कि डेल्टा E इक्वल टू हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी लेवल का एनर्जी, दैट इज E2 माइनस E1। तो अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से दैट इज N1 से हायर एनर्जी लेवल दैट इज N2 में जाता है, तो डेल्टा E के बराबर अपने को एनर्जी देना पड़ेगा। और अगर यही इलेक्ट्रॉन अपने पास N2 से वापस N1 में आता है, तो N2 से N1 में आ रहा मतलब हायर एनर्जी लेवल से अगर वापस लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा, तो एनर्जी रिलीज करेगा। कितना एनर्जी रिलीज करेगा, दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसके बराबर एनर्जी रिलीज करेगा। ये चीज समझ में आती है क्या? अरे क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें समझने वाली बात वैसे है कि ज्यादा थी नहीं, मतलब इजीली समझ में आ जाता है कि कम एनर्जी से ज्यादा जाएंगे या ज्यादा एनर्जी से कम जाएंगे, बस इतना ही सोचना है। ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये जो अपने पास डेल्टा ई है, ये अपने पास क्या रहेगा, दोनों सेल, जिन दोनों सेल के बीच क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, उन दोनों सेल के बीच का एनर्जी डिफरेंस रहेगा। तो हायर से लोअर गया तो एनर्जी रिलीज हो गया, लोअर से हायर गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। तो कभी कभी इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग तुमसे क्या करेगा, वो वेवलेंथ पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, तो उस भी निकालना आना चाहिए तुमको। तो अपने को बताया कि जो एनर्जी डिफरेंस है अपने पास डेल्टा ई, उतने ही अमाउंट में या तो एनर्जी देना पड़ेगा या एनर्जी रिलीज होगा, जैसा भी ट्रांजिशन हो रहा है उसके हिसाब से अपन बात करेंगे। तो डेल्टा ई जो है अपने पास, इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी चेंज होगा वो अपने पास क्या जाएगा, अगर लेमडा निकालना है तो उसको एच सी अपॉन लेमडा के बराबर कर दो, और अगर उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है तो उसको तुम एच इंटू न्यू के बराबर कर दो। तो ये जो एनर्जी ट्रांजिशन हुआ है, जो भी एनर्जी चेंज हुआ उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आ जाएगी और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो कभी कभी तुम लेमडा के टर्म्स में भी बात कर सकता है, कभी कभी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी बात कर सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन है अपने पास, वो N1 एनर्जी लेवल से N2 एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो कितनी एनर्जी का वो रेडिएशन एमिट करेगा या कितनी एनर्जी का वो फोटोन एमिट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, या कितनी वेवलेंथ का फोटोन वो एमिट करेगा या कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन वो एमिट करेगा। तो ये क्वेश्चन करेंगे अपन जब न्यूमेरिकल पार्ट में आएंगे, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबल है। तो ये अपने पास थर्ड पॉइंट था कि एक ऑर्बिट से या एक सेल से अपने पास इलेक्ट्रॉन जब दूसरे सेल में जाएगा तो एनर्जी या तो एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। तो अपन ने देखा कि एमिट कब करेगा, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी वाले सेल में आएगा। हायर एनर्जी वाला सेल मतलब जिसके लिए सेल नंबर जितना ज्यादा होता है उसका एनर्जी उतना ज्यादा होता है। तो अगर 2 से, अगर मैं तुमसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन मान लो अपने पास, क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे अपने पास कि इलेक्ट्रॉन मान लो अपने पास आ रहा है कहाँ से, 7 से 2, तो 7 से 2 में जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि 7 की एनर्जी ज्यादा रहेगी, 2 की एनर्जी कम रहेगी, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। आर से लिख देता हूँ। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 4 ऑप्शन दे देगा और तुमसे पूछेगा कि किस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज हो रहा है और किस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। ऐसे भी बेसिक क्वेश्चन बन जाता है। या तुमको बोला जाए कि अपने पास इलेक्ट्रॉन जो है 3 से जा रहा है किसमें, 5 में, तो 3 से 5 गया मतलब अपने पास 3 मतलब कम एनर्जी वाला है, 5 मतलब ज्यादा एनर्जी वाला है, तो 3 से 5 जा रहा है मतलब एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसे
5 से ट्रांजिशन दे देगा, इंटीजर टाइप का सवाल बना लेगा कितने में एनर्जी रिलीज हो रहा है, कितने में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, या ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो 3 में एनर्जी रिलीज दे देगा, 1 में एनर्जी एब्जॉर्ब दे देगा, पूछ लेगा कौन सा वाला ट्रांजिशन है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब है। तो इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन आ सकते हैं छोटे छोटे, तो ये अपने पास बन सकता है। तो ये हो गया अपने पास। तो ये था अपने पास 3 पॉइंट इसके जो इंपॉर्टेंट है। तो ये है अपने पास तो ये थे अपने पास कुछ पॉइंट्स कि किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, एनर्जी किस तरह से ट्रांजिशन होते हैं जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। एक और पॉइंट इसका है अपने पास 4th वाला, इसको भी अपन देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है कि स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बात करता है कि जैसे अपने पास पहला ये था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन revolves in a particular orbit या particular stationary orbit, no energy emission or absorption takes place। ठीक है, तो इसमें बस जो अपन रदरफोर्ड मॉडल में बोल रहे थे कि जैसे अपन ने बोला था कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो वो अपने पास क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होनी चाहिए वहां पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है मतलब एक तरीके से एनर्जी रेडिएट इलेक्ट्रॉन को करना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपना जो काइनेटिक एनर्जी है उसको अगर बाहर निकालता जा रहा है तो उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा, और जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगा तो एक टाइम आएगा कि उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मतलब कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, न्यूक्लियस से जाके कोलाइड कर जाना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए था। एक बार और देखो, ये अपने पास ये बोल रहा है बोर कि जब इलेक्ट्रॉन अपने पास स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन जब ऐसे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2 के बराबर होता है। तो ऐसे ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वहां पे वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करता है, ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो वही बोला कि नो एनर्जी एमिशन और एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे अपन ने रदरफोर्ड में ये एक लिमिटेशन लिखा था, तो सबसे बड़ा लिमिटेशन रदरफोर्ड का यही माना जाता है कि रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो बोर्ड ने भी सेम चीज बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन इसने बोल दिया कि जब ऐसा करेगा वो, मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट में जब घूमेगा वो, तो एनर्जी वहां पे वो एमिट नहीं करेगा। तो मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप की वेव्स होती है, उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि अपने सिलेबस में वो है नहीं, तो उसको अपन तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा तुमको और कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा तो शायद तुम रिलेट कर पाओ, तो उस पर अपन बाद में आएंगे। तो पहले मैं ये बता रहा था कि जैसे अपने पास रदरफोर्ड मॉडल में अपन ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो हर टाइम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते टाइम, ये मैंने वहां पे बताया भी था कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रहा है। वो ज्यादा रिलेटेड फिजिक्स से है तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये सब पढ़ लोगे तब तुम ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो मैंने बोला था कि अपने पास सर्कुलर पाथ में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो अपने पास क्या होता है, उसका डायरेक्शन हर टाइम पे चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपने पास एक्सेलरेशन है। और ये मैंने बोला था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल अगर ये है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। ये वाला अभी फिलहाल तुमको इन्फॉर्मेशन की तरह याद रखना है क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड है, 12th में आता है। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एनर्जी की फॉर्म में बाहर एनर्जी निकलेगी। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट कर रहा है तो अपन बोल रहे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गया। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब वहां से एनर्जी एमिट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन अभी घूम रहा है तो उसके पास मेनली क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ना।
तो बोला काइनेटिक एनर्जी जो भी प्रेजेंट है वो बाहर निकलती रहनी चाहिए। और कुछ टाइम आएगा अपने पास कि अगर वो काइनेटिक एनर्जी को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एमिट कर दे रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ टाइम बाद 0 हो जाना चाहिए, और 0 होने के बाद उसको इस रुक जाना चाहिए एक टाइम के बाद जाके। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका रीजन रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, इसका रीजन बोर्ड ने भी नहीं बताया। बस बोर्ड ने ऐसा बोल दिया कि अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए होगी, तो एमिट होगी नहीं, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका जो मेन रीजन होता है, तो ये वापस वही फिजिक्स से रिलेटेड डिस्कशन है। तो थोड़ा सा तुमको ये चीजें तुमने सुनी होगी पहले, मतलब पिछले साल तुमने देखा होगा चंद्रयान जो गया था, उसमें लोग बोलते थे, न्यूज वगैरह तुमने देखी होगी, जब यहाँ से मतलब उसको अगर एस्केप वेलोसिटी दे दी जाएगी, मतलब जो अर्थ से चला जाएगा और अपने पास वो मून के ऑर्बिट्स में जब घूमने लगेगा, तो जब अपन ऐसे तुमने सुना होगा, ध्यान से तुमने देखा होगा तो, कि अगर अपने पास एक प्लैनेट है, उसमें भी यही कंसेप्ट होता है स्टेशनरी ऑर्बिट वाला, कि अगर तुम क्या करते हो कि अगर दूसरा कोई भी पार्टिकल है, अगर तुम उसको प्लैनेट के ऑर्बिट में प्रोजेक्ट करवा देते हो, तब उस पार्टिकल को क्या होता है, मतलब जो भी पार्टिकल है उसको इस प्लैनेट के चारों तरफ घूमने के लिए उसके ऑर्बिट में कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है। जो अपन ने अभी जो चंद्रयान भेजा था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, वो बात अलग है। कि जैसे अपने पास मान लो कि मून है, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अर्थ पहले तो अपन ने मतलब ऐसा उसका पूरा कंसेप्ट था, मैं उसको बताऊं मैं, कि अपने पास ये मून है, ये अपने पास अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ का अपने पास क्या होगा, कुछ ऑर्बिट्स होंगे, मतलब सर्कुलर नहीं होते, यहाँ पे इलिप्टिकल पाथ होते हैं इस तरीके से कुछ, और ऐसे ही मून के भी अपने पास क्या रहेंगे, कुछ ऑर्बिट रहेंगे, मतलब ग्रेविटी के हिसाब से आता है, मतलब इसी तरीके से घूम रहा है। तो ये ठीक है, तो अपन ने बेसिकली पता है क्या किया, कि जो अपने पास ये था, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से अपन ने जो है जो चंद्रयान था उसको प्रोजेक्ट कराया अर्थ के किसी एक ऑर्बिट में, ठीक है। अब जब अपने पास ये चंद्रयान जो है ये अर्थ के ऑर्बिट के चारों तरफ घूमेगा, तो ये किसी वेलोसिटी से यहाँ पे गया होगा, अभी ग्रेविटी की वजह से एनर्जी गेन करता रहेगा और इसमें घूमता रहेगा। तो कुछ दिनों तक इसमें घूमा, फिर यहाँ से अपन इसको प्रोजेक्ट करा दिया इस वाले ऑर्बिट में, तो फिर ये कुछ टाइम के लिए इसने इस ऑर्बिट में अपना मोशन कंप्लीट किया। फिर यहाँ से अपने को, जब ये इस अर्थ के चारों तरफ इस ऑर्बिट में घूम रहा था, तब अपने को एनर्जी नहीं चाहिए थी, लेकिन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने के लिए अपने को एनर्जी चाहिए, तो फिर यहाँ से अपन ने उसको एनर्जी दिया। तो ये थर्ड ऑर्बिट में पहुंच गया, ऐसे करते करते लास्ट वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, और ये अर्थ वाले ऑर्बिट से, मान लो कि अर्थ का लास्ट ऑर्बिट है, इसमें घूम रहा है, इसके लिए तो एनर्जी नहीं चाहिए। फिर अपन ने इस ऑर्बिट को, जो अर्थ के ऑर्बिट से इसको मून के ऑर्बिट में ट्रांसफर कराया, तो इसके लिए भी अपने को एनर्जी चाहिए थी। और तुमको ध्यान हो तो कुछ, जब चंद्रयान पहले दिन छोड़ा था उसके 20 या 25 दिन बाद मतलब वापस हल्ला हुआ था, कि जब अर्थ ऑर्बिट से उसको मून के ऑर्बिट में अपन सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी से निकल के मून की ग्रेविटी में जाने वाला था। तो ये मिशन अपना सक्सेसफुल हो गया था कि हम लोगों ने उसको अर्थ की ग्रेविटी से मून की ग्रेविटी में या उसके ऑर्बिट में डाल दिया था। अब अपन ने वही किया कि यहाँ पे अपन ने, पहले तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, अर्थ में तो क्या कर रहे थे, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहे थे, मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जा रहे थे। मून में अपन ने क्या किया, अर्थ से डायरेक्ट ट्रांसफर किया मून में, तो पहले हायर वाले में किया, तो हायर से अपन ने लोअर में, तो वहां पे अपने को एनर्जी रिलीज करनी थी। तो इसी तरीके से वापस सेम कि मून के ऑर्बिट्स में घूमेगा, फिर एक ऑर्बिट से अपन एनर्जी रिलीज कराएंगे दूसरे ऑर्बिट में, फिर दूसरे से कराएंगे तीसरे में, फिर घूमता रहेगा ऐसे ही, फिर इसमें। तो अपने पास ये हुआ था कि लास्ट वाले में जब जाके वो फेल हुआ था, तो वो सही से घूम रहा था, ऑर्बिट में घूम रहा था। अब क्या हुआ कि वही अपने पास की एक पर्टिकुलर रेडियस के हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा कि स्टेशनरी ऑर्बिट होना चाहिए वो। तो वो तुमने देखा होगा कि मतलब टीवी वगैरह में लोग ऐसा दिखाते थे कि अपने पास ऐसे घूम रहा है, और थोड़ा सा वो पाथ से डेविएट हो गया इस तरीके से, कि टीवी वगैरह वाले दिखाते थे ऐसे कि उसको जाना ऐसे चाहिए था, ये जो ग्रीन कलर वाले पे, लेकिन वो चला गया इस पे ब्लैक कलर वाले में। तो बेसिकली पता है वहां पे क्या हुआ था, कि जो ग्रीन कलर वाला पाथ में दिखा रहा हूँ एक स्टेशनरी ऑर्बिट था मून का। अगर वो चंद्रयान जो है अगर इस ऑर्बिट में घूमता तो उसको घूमने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अपन ने चंद्रयान को कुछ पर्टिकुलर कैपेसिटी का एनर्जी दिया होगा, और वो एनर्जी अपन यूज कर रहे थे किसमें, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए बस।
घूमने के लिए अपने को कोई एनर्जी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए उसकी भी अपन थोड़ी सी बात अभी करेंगे यहाँ पे। तो अपने पास हुआ क्या कि वो इस पाथ में जाना चाहिए था ग्रीन वाले में, लेकिन यहाँ से डेविएट हो गया किसी तरीके से, इस ब्लैक वाले में चला गया। ब्लैक वाले पाथ में जाते क्या हुआ कि वो जो स्टेशनरी पाथ नहीं रहा। स्टेशनरी पाथ मतलब ये होता है अपने पास कि अपने पास जो वेव की अपन बात करें, वेव थ्योरी की, तो बेसिकली अपन वेव को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव्स और नॉन स्टैंडिंग वेव, नॉन स्टैंडिंग वेव्स। तो जो स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, अब कैसे बन रही, क्यों बन रही, सब कुछ तुम्हारे फिजिक्स में आएगा, इतना डिटेल में अपन जा नहीं सकते। तो स्टैंडिंग वेव जो है यहाँ पे कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, नो एनर्जी एक्सचेंज, नो एनर्जी एक्सचेंज। मतलब कोई ना तो एनर्जी रेडिएट करेगा, नहीं एनर्जी एमिट करेगा जब भी अपने पास स्टैंडिंग वेव बन रहा हुआ किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में। और अगर नॉन स्टैंडिंग वेव है तो नॉन स्टैंडिंग वेव में एनर्जी रेडिएशन एमिशन जो भी होगा वो हो रहा होगा, मतलब एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो जो अपन बोल रहे हैं ना कि स्टेशनरी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या कोई भी पार्टिकल किसी दूसरे प्लैनेट के स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, जिससे अपन अभी एग्जांपल ले रहे थे, तो जब स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते हैं तो वहां पे जो वेव बनती है वो स्टैंडिंग वेव बनती है। अपन बोल चुके हैं कोई भी मूविंग पार्टिकल रहेगा तो पार्टिकल नेचर वेव नेचर दोनों रखता है। और जब चंद्रयान अर्थ के चारों तरफ घूम रहा था या मून के चारों तरफ घूम रहा था तो उसका स्पीड काफी ज्यादा था, तो वहां पे वेव नेचर भी आएगा उसके पास जो कि सिग्निफिकेंट रहेगा। तो अपने पास क्या है कि जो अपने पास वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जब घूमता है तो स्टैंडिंग वेव बनाता है, स्टैंडिंग वेव में कोई एनर्जी रेडिएट नहीं होता है। इसलिए जब वो किसी भी एक ऑर्बिट में अगर घूम रहा था तो अगर वो ऑर्बिट क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट वही बोलेंगे कि जहां पे एंगुलर मोमेंटम उसका h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो उस केस में अपने पास एनर्जी नहीं चाहिए थी तो अपने आप घूमे जा रहा था, बस एनर्जी अपने को चाहिए थी उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए। तो उसको अपन ऐसे ही बोला जाता है, घुमा घुमा के एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट अर्थ में प्रोजेक्ट किया पहले, फिर अर्थ से अपन ने मून में प्रोजेक्ट किया, मून के पास लाते गए। फिर तो लास्ट में हुआ क्या अपने पास कि जो लास्ट वाले एक या दो ऑर्बिट बचे थे तो वो स्टेशनरी पाथ को से डेविएट हो गया, मतलब उसको घूमना इसमें चाहिए था और वो चला गया इस वाले में। तो यहाँ जाते उसने क्या किया, नॉन स्टैंडिंग वेव बना दी। नॉन स्टैंडिंग वेव बनी तो उससे अपने पास क्या हुआ कि जितने भी एनर्जी उसके पास थी वो सारे उसने क्या कर दी, मतलब चली गई, गायब हो गई, वो एनर्जी यूज हो गई होगी। जितना उसके पास इतना तो एनर्जी था नहीं, तो कुछ एनर्जी अपने पास होगा जितना अपन ने दिया होगा, तो वो एनर्जी उसकी क्या हो गई, लॉस हो गई। तो एनर्जी लॉस होने की वजह से फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया, खो गया, एक्सक्यूज मी उसके पास सर। एनर्जी थी नहीं, मतलब गिर गया होगा सीधा नीचे। हाँ सर अगर हम एक नोबल गैस के एटम के इनर शेल में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें तो क्या वो वैलेंस शेल में आएगा, क्योंकि वैलेंस शेल तो पहले ही फुल होगा, तो फिर वो वहां पे आ पाएगा क्या? इनर सेल को एनर्जी दोगे तो इनर से पहले तो अपने पास जो अंदर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वही लेंगे ना। अच्छा सर, तो कभी डायरेक्टली इनर इलेक्ट्रॉन वालों को नहीं देखो, दे सकते? इनर्ट गैस का ऐसा नहीं कि वो एनर्जी नहीं लेता है, इनर्ट गैस एनर्जी ले सकती है, मतलब तुम्हें वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे अपने पास नियोन है तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वैलेंस का 2s2 2p6, तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा या नियोन प्लस कभी भी नहीं बनेगा। वहां पे तुम अगर बाहर से एनर्जी देते हो तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि तुम एनर्जी अगर देते रहोगे तो, मतलब नेचुरली ऐसा नहीं हो पाता है। मतलब जब बॉन्ड दो ओके सर। एटम्स एक दूसरे को बॉन्ड बनने के लिए अप्रोच करेंगे तो वहां पे फिर वो बॉन्ड के प्रोसेस में इतना एनर्जी रिलीज नहीं हो पाता है कि वो क्या कर सके, नियोन से भी इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। और सर हमेशा वैलेंस शेल में ही पहले जाएगा, ये नहीं कि हम वैलेंस शेल को छोड़ के जैसे इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें? नहीं नहीं, पहले वैलेंस सेल वाले एब्जॉर्ब करेंगे। ओके सर। हाँ, ये तुमको समझ में आएगा थोड़ा कि किस तरीके से क्या हो रहा था, क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पे भी अपन सेम चीज बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर नहीं समझ में आया तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते टाइम वो स्टैंडिंग वेव बनाता है। और स्टैंडिंग वेव्स जो होती है इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एनर्जी लॉस नहीं करता है, नो एनर्जी लॉस और गेन, जो भी बोलो, नो एनर्जी
लॉस और गेन। मतलब तुमको बात तो इतनी ही ध्यान रखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक वेव बना रहा है, तो जो वेव है वो क्या है, स्टैंडिंग वेव है, और स्टैंडिंग वेव जब भी बनती है वो एनर्जी लॉस है, एनर्जी गेन नहीं करती है। ये अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है, जो कि तुम्हारे पास फिजिक्स में आता है काफी ब्रीफ में। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो इसका रीजन ये है, लेकिन ये चीज फिर मैं बोल रहा हूँ कि बोर ने नहीं बताया था, क्योंकि बोर ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह कंसीडर किया था। अपन यहाँ पे क्या लेके आ रहे हैं वापस, वेव थ्योरी। बस बोर्ड ने बोल दिया था कि अगर स्टेशनरी ऑर्बिट है तो वहां पे एनर्जी रिलीज नहीं होगा, कि ऐसा मान लो तुम, मतलब इस तरीके से कुछ था। लेकिन बोर्ड ने पता है क्या किया था, वो तो उसका मॉडल इसलिए एडॉप्ट कर लिया गया क्योंकि उस टाइम पे उसने काफी सारी इंफॉर्मेशन बताई थी। रदरफोर्ड ने तो सिर्फ बताया कि ऐसा एटम होता है, कि न्यूक्लियस है, सर्कुलर पाथ है जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन बोर्ड ने क्या किया कि अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूले दिए, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला दिया, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले बनाए, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात की, स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी बहुत बात की, मतलब काफी सारी चीजों के बारे में बोर्ड ने बात किया था। तो रदरफोर्ड एक लिमिटेड बातें करके रह गया, बोर्ड ने उसी चीज को बढ़िया से ब्रीफ में थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाया, तो उसको एडॉप्ट कर लिया गया। बस कुछ पॉइंट्स थे जिनका रीजन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसको भी बाद में धीरे धीरे करके चीजें क्लियर होती गई। तो ये अपने पास 4 पॉइंट थे बोर थ्योरी से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट तो वही था अपने पास नॉर्मल, कि अपने पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जहां पे क्या होता है, मतलब पूरा समरी करके बता देता हूँ मैं, कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहेंगे, और अपने पास बाहर क्या होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। उन सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, फिक्स रेडियस के सेल होते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेडियस पे ही अपने पास क्या होगा, स्टेशनरी ऑर्बिट मिलेगा। तो ये अपन ने बात किया। और अपन ने जैसे बोला कि इनफाइनाइट सेल हो सकते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन उन्हीं सेल्स में रिवॉल्व करता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम mvr h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसको अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर मान के। ये चीज तुम चाहो तो लिख लो कि बोर्ड ने सिर्फ पार्टिकल नेचर माना था, इस वजह से वो काफी सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन आगे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने ये सब चीजें एक्सप्लेन की। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ा बात किया कि mvr कैसे आ रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, इसका क्या मतलब है, और n अपने को सेल नंबर को बताता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया। नेक्स्ट अपने पास थर्ड पॉइंट था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या होता है, किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जाता है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, तो एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो अपन ने पहली बात तो की कि सेल के एनर्जी को अपन कैसे देखते हैं। तो अपन ने देखा कि अपने पास सेल नंबर जितना ज्यादा रहेगा उस पर्टिकुलर सेल का एनर्जी उतना ज्यादा रहेगा। मतलब पहला सेल सबसे कम एनर्जी का होता है, उसके बाद दूसरे सेल की ज्यादा रहेगी, तीसरे की और ज्यादा रहेगी, चौथे सेल की एनर्जी और ज्यादा रहेगी, फिफ्थ सेल की एनर्जी और ज्यादा रहेगी। तो जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे सेल का एनर्जी भी बढ़ेगा। तो ये हो गया अपने पास। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने पास हायर एनर्जी वाले सेल से लोअर एनर्जी वाले सेल में आएगा, या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, तो हायर से कम और ज्यादा से कम में आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वहां पे एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो ये अपन ने बात भी किया था कि इस तरीके से अपन सेल को रिप्रेजेंट कर देते हैं एनर्जी वाइज। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रहा है। तो कुछ अपन ने बात किया हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, लोअर साइड जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। कितना एनर्जी रिलीज करेगा, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर रहेगा। और एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से तुमको सीधा एनर्जी पूछा जा सकता है कि कितना एनर्जी का फोटोन एमिट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, या उसका वेवलेंथ पूछा जा सकता है, या उसका फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है, जो अपन इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। इसको अपन आगे और भी डिस्कस करेंगे, इसलिए अपन इसका न्यूमेरिकल यहाँ पे लिए नहीं, बाद में अपन न्यूमेरिकल पार्ट पाएंगे। और फिर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल बताया कि इस तरीके से तुमको दिया जा सकता है कि कुछ ट्रांजिशन दे देगा कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसमें एनर्जी रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा। तो हायर से लोअर में आएगा, वही बात आ गई वापस। और चौथा पॉइंट अपन ने किया कि जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो मैक्सवेल ने रदरफोर्ड से सवाल किया था ऐसा कि अगर मतलब सर्कुलर पाथ में घूम रहा तो एनर्जी रिलीज होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन उसने नहीं बताया। बोहर भाई साहब आए, उन्होंने भी नहीं बताया, बस उन्होंने बोला कि ऐसा मान लो कि नहीं करता है। लेकिन बाद में अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन को अगर अपन वेव की तरह कंसीडर करें, वेव नेचर भी उसका माने, तो इलेक्ट्रॉन जब स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है तो वहां पे स्टैंडिंग वेव बनाता है। स्टैंडिंग वेव मतलब एक ऐसा वेव बनता है जो एनर्जी लॉस से गेन नहीं करता है।
वेव नेचर अपन ने मान लिया इस हिसाब से। तो ये हो गया अपने पास, ये अपने थोड़ा अलग डिस्कशन किया है उसको समझने के लिए। तो ये है अपने पास। अब अपने पास जो नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ, पॉइंट तो वही थे 4, एप्लीकेशंस ऑफ बोर थ्योरी, बोर्स थ्योरी, वही मतलब ने बोला अगर फॉर्मूले निकालने हैं वेलोसिटी के लिए, एनर्जी के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो इसमें अपने को वही देखना है। तो देखो अपन क्या बोल रहे हैं कि अपने पास मान लो कि ये न्यूक्लियस है, एक फॉर्मूला तो अपन डिराइव कर लेते हैं अभी, बाकी को देख लेंगे अगली क्लास में। तो ये अपने पास न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस का अंदर अपने को पता है कि न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स दोनों प्रेजेंट है अपने पास। तो एक तरीके से अपने पास क्या होगा कि जो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस जेड ई। ये मैंने दिखाया भी था कि अगर न्यूक्लियस का चार्ज निकालना है तो ई क्यू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज इक्वल टू अपने पास होता है कि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज आएगा तो किसकी वजह से आएगा, प्रोटॉन्स की वजह से आएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू एक प्रोटॉन का चार्ज दैट इज प्लस ई। तो अपने पास n इंटू ई, और n अपने पास क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि बराबर होता है किसके, एटॉमिक नंबर के। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो डायरेक्ट जेड भी लिख सकता हूँ। तो न्यूक्लियस का चार्ज अपने पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर जेड मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई पॉजिटिव में। तो ये अपने पास क्या हो गया, प्लस जेड ई, न्यूक्लियस का चार्ज हो गया। अब अपन बोल रहे हैं कि अपने पास मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है और ये किसी आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस से आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में खुद क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया अपने पास, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो अपने पास है कि जो अपने पास है ये चार्ज हो गया कितना, प्लस जेड ई, न्यूक्लियस का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने को पता है क्या होता है, माइनस ई। तो ऑपोजिट चार्ज है दोनों के बीच का रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। मतलब न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को, अगर अपने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बैलेंस देखे तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वो अपने पास आ जाएगा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे एक फोर्स और आता है कि जब कोई भी पार्टिकल अगर अपने पास है, वापस सर्कुलर मोशन से रिलेटेड थोड़ा सा चीज है कि अपने पास मान लो कि कोई है m मास, अगर इस m मास को किसी रस्सी से बांध के अगर तुम क्या करते हो, इसको सर्कुलर पाथ में घुमाते हो, तो एक तो अपने पास क्या आएगा, जो रस्सी है उसकी वजह से टेंशन आएगा उसमें, और बाहर की तरफ एक फोर्स आता है जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल आता है, सेंट्रीपिटल आता है। सर ये सूडो फोर्स होता है ना? हाँ, सूडो फोर्स होता है। जैसे तुम लोग झूला में घूमते हो तो जब झूला नीचे आता है तुमको बाहर की तरफ लगता है कि धक्का लगेगा, तो वो यही फोर्स काम करता है। तो ये अपने पास क्या होगा, बाहर की तरफ एक फोर्स फील होगा जब भी कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो ये हो गया अपने पास। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अपने पास, इसको अपन लिखते हैं मास ऑफ पार्टिकल। जिस भी पार्टिकल की अपन बात कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से घूम रहा है, v उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ये रहेगा। इसको अपन FCF लिख देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बाहर की तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो अभी फिर वापस वही कि इन्फॉर्मेशन की तरह तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अपन ने फिजिक्स से कुछ चीज उठाई है सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर से, कि कोई भी पार्टिकल है अगर आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो बाहर की तरफ उस पर क्या लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू अपन निकालते हैं mv²/r। m अपने पास क्या होगा, जिस पार्टिकल की अपन बात करें उसका मास, v वेलोसिटी और r अपने पास रेडियस। तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इधर भी क्या लगेगा, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, क्या, mvr। और एक फिक्स रेडियस में घूमे जा रहा है वो, मतलब वो इधर उधर मूव नहीं कर रहा है, मतलब दोनों फोर्स अपने पास क्या रहेंगे, बराबर रहे होंगे। कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अपने पास बराबर रहेगा किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। क्योंकि अगर
वही सेम बात होगी कि अपने पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक तरीके से अपने पास फोर्स लग रहा है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक अपने पास लग रहा है न्यूक्लियस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अपन बोल रहे कि फिक्स आर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, फिक्स आर रेडियस पे प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये ना तो लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है, मतलब दोनों फोर्स क्या रहे होंगे, बैलेंस रहे होंगे। तो ये है अपने पास। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक तरीके से अपने पास चार्ज के बीच फोर्स है, तो कूलम्बिक फोर्स आ जाएगा। तो उसको अपन क्या लिखते हैं कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K तो अपने पास कांस्टेंट है, Q1 अपने पास मान लो न्यूक्लियस का चार्ज जो कि कितना है प्लस ZE, Q2 अपने पास मान लो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि अपने पास क्या जाएगा E डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा। साइन के साथ इससे नहीं लिखा क्योंकि प्लस माइनस साइन तो सिर्फ अट्रैक्शन बताएगा, अपन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों को बराबर कर दे रहे हैं। तो ये हो गया अपने पास। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर अपन बात करें तो ये था अपने पास के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये था अपने पास mv स्क्वायर ओवर आर। तो इन्हीं दोनों को अपने को बराबर करना है। तो k इंटू Q1 अपने पास हो गया प्लस ZE, Q2 ये अपने पास हो गया E डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर आर। तो r से r अपने पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखोगे तो अपने पास ये क्या आ जाएगा कि यहाँ से मैं एक तरीके से रेडियस निकालना चाह रहा हूँ, रेडियस का फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूँ। तो ये आर स्क्वायर था तो यहाँ पे r बचेगा। तो r इक्वल टू मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि r को उधर लेके जाओगे तो अपने पास आ जाएगा kz स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, रेडियस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये है कि अगर इसको बोल दे अपन इक्वेशन 1, तो इस इक्वेशन 1 में अपने पास k कांस्टेंट है, z अपने पास एक पर्टिकुलर एटम के लिए एटॉमिक नंबर हो गया। तो जब भी अपन पर्टिकुलर एटम की बात करेंगे तो एक तरीके से वो भी कांस्टेंट हो गया। E अपने पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जो भी कांस्टेंट है। मास अपने पास पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अपने पास वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी तो अपने को पता नहीं है, बाकी सब तो अपने को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि k कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, वो जिस एटम की बात कर रहा है उसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो किसी तरीके से अपन ने को इस वेलोसिटी को रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो अपन ने भी एक फॉर्मूला देखा था जस्ट कि अपने पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू अपने पास क्या होता है n h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी को क्या कर दूं, रेडियस के टर्म्स में रिप्लेस कर दूं, तो वेलोसिटी को अगर अपन रेडियस के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे तो अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, इक्वेशन जो बचेगी वो सिर्फ रेडियस में बचेगी। तो फिर अपन वहां से r निकाल सकते हैं। तो v इक्वल टू अपने पास देखोगे तो क्या आ जाएगा कि n h अपॉन 2 पाई इंटू mv, और ये जो अपने पास आ रहा है वैल्यू, इसको उठा के तो तुम वो डाल आर दो होगी, MR आपने वी लिखा यहाँ है। पे। यस mr होगा। हाँ ये r आ जाएगा अपने पास, नहीं अपने को r निकाल v, हाँ v रिप्लेस कराना r के टर्म्स में। तो v इक्वल टू अपने पास आ जाएगा NH अपॉन 2 पाई mr। तो अब अगर इस फॉर्मूले में देखो तुम, देखो n अपने पास जिस सेल की रेडियस अपन निकालना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू हो गई, h अपने पास प्लांक्स कांस्टेंट हो गया, 2 पाई अपने पास कांस्टेंट है, m अपने पास क्या है कांस्टेंट है, और रेडियस अपन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो एक तरीके से अपने पास जो पूरा इक्वेशन है उसमें एटॉमिक नंबर, सेल नंबर के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट आ जाएंगे। तो अपन पर्टिकुलर एटम के लिए पर्टिकुलर सेल का रेडियस निकाल सकते हैं यहाँ पे पुट करने के बाद। तो ये पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो अपने पास ये बन जाएगा कि r इक्वल टू ऊपर क्या था kz स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू वी स्क्वायर। तो m इंटू वी स्क्वायर था, और v की जगह अपन इस चीज को रख सकते हैं कि nh अपॉन 2 पाई NH अपॉन 2 पाई mr इसका स्क्वायर। तो यहां से पूरा सोल्व करोगे तो अपने पास जो है ये r की वैल्यू निकल के आएगी। इसको कैलकुलेट करोगे तो कि r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर kz स्क्वायर m। ये अपने पास पूरा फॉर्मूला आएगा फाइनली सोल्व करने के बाद। तो सोल्व करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने पास जितना अपने पास रिजल्ट इम्पोर्टेंट है कि क्या अपने पास सर रिजल्ट आ रहा है।
सर तो अगर हाँ हम बोलो। पार्टिकल नेचर अस्यूम करें तो हमको फिर रेडियस ऑफ एटम निकालने में प्रॉब्लम ही क्या होती है कि अलग अलग तरह के हमको रेडियस डिफाइन करने पड़ते हैं क्या मेटालिक क्या और क्या ये सब। सर अगर हम नहीं लोग ये समझा कर क्या सक अगर हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के ये निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ एटम, तो हमको अलग अलग तरीके के प्रैक्टिकली करने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि ये थ्योरी फेल हो गई है भाई। हाँ लेकिन पार्टिकल नेचर तो तब भी बोल सकते हैं ना। डी बोगली आए थे, उन्होंने तो नेचर अपने मतलब पास मना कर दिया था ना कि सर रेडियस है वो निकल ही नहीं सकता साइमल्टेनियसली, इसलिए थ्योरी भी तो फेल हुई थी वो हाँ सारी। हाइजेनबर्ग ने बोला हाइजेनबर्ग। था, हाँ उस हाँ पे अपन वही। आएंगे आगे। हाँ तो ओके। पार्टिकल माना था तो ये तो अपन नहीं बोल सकते ना कि हर एटम के लिए एक जैसा रहेगा, फिर भी कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना तुमको यार, क्योंकि हर एटम का न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अलग अलग है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स अलग अलग हैं। अभी तो अपने बात किया एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस तो वेरी करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सब के हिसाब से। हाँ ये चीज ठीक है कि ये फॉर्मूला की अपनी लिमिटेशन है, ये अपन बात करेंगे आगे। अच्छा ये चीज जैसे किसी ने बोला कि फेल हो गया वो ठीक है, लेकिन यहाँ से जो आंसर आ रहे थे ना वो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस रहता है, उसकी अपन बात करेंगे, लास्ट मॉडल अपन पढ़ेंगे कि वो किस चीज को बता रहा है। तो अभी तो अपने बात देखो कि रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा अकॉर्डिंग टू बोहर, कि इस पर्टिकुलर आर रेडियस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो कहाँ पे घूमेगा उसके अपन रेडियस निकालना चाह रहे हैं, लोकेशन निकालना चाह रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में अगर अपन देखें तो देखो अपने पास क्या है, एन अपने पास जिस सेल की अपन बात कर रहे हैं उस सेल का नंबर, पहला सेल है तो इक्वल टू 1, सेकंड सेल है तो इक्वल टू 2, थर्ड सेल है तो इक्वल टू 3। एच अपने पास कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, के अपने पास कांस्टेंट है, ई अपने पास कांस्टेंट है, एम अपने पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है भी कांस्टेंट है, और ये अपने पास जेड मतलब जिस एटम के लिए अपन बात करें उसका एटॉमिक नंबर। तो किसी जेड एटॉमिक नंबर के एटम के लिए तुमको एनएच सेल का अगर रेडियस निकालना है तो इसको कभी कभी अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि आर जो है अपने पास, कि आर इक्वल टू किसी एनएच सेल का रेडियस फॉर जेड एटॉमिक नंबर का एटम के लिए, तो आर एन जेड इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं। तो अगर अपने को ये निकालना है तो यहाँ पे जितने भी कॉन्स्टेंट्स थे एच, 4, पाई, के, ई, एम, इन सब की वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज पुट करने के बाद अगर कैलकुलेशंस वगैरह करके तुम फाइनल रिजल्ट निकालोगे तो तुम्हारे पास आता है कि आर इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर, क्योंकि एन तो सबके लिए अलग अलग रहेगा किस सेल की तुम बात कर रहे हो, डिवाइडेड बाई जेड, जेड भी अपने पास किस एटम की तुम बात कर रहे हो। बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स थे तो उनकी वैल्यूज अपन ने पुट कर दी। तो फाइनली जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है, जो अपने को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो यूनिट है वो है एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस का जो फॉर्मूला है कि किसी जेड एटॉमिक नंबर वाले एटम में एनएच सेल की अगर तुमको रेडियस निकालनी है तो वो फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। इस फॉर्मूले को यूज करके अपन रेडियस निकाल सकते हैं। तो एन अपने पास क्या हो गया, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है फिर भी लिख देते हैं कि जेड अपने पास क्या एटॉमिक नंबर है, और एन अपने पास क्या है सेल नंबर है, ऑर्बिट नंबर है। तो ये अपने पास एन हो गया। तो किसी जेड एटॉमिक नंबर के लिए एनएच सेल की रेडियस निकालनी तो ये यूज करेंगे अपन। तो अभी तो ये फॉर्मूला हो गया अपने पास रेडियस निकालने का। इसमें एक छोटा सा टर्म अपन डिफाइन करते हैं जो कॉमनली यूज होता है, कि अपन लिख रहे हैं कि आर इक्वल टू अपने पास क्या है रेडियस ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो अगर मैं यहाँ पे z इक्वल टू 1 रख दूं, z इक्वल टू 1 मतलब अपने पास क्या होगा हाइड्रोजन एटम, n की वैल्यू में रख दूं क्या 1, n1 मतलब अपने पास क्या हो गया फर्स्ट सेल, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर अपने पास ये अपने पास आ गया एंगस्ट्रॉम, तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की अगर रेडियस निकाले अपने पास तो क्या आएगी सर 0.529 ही आएगा। 0.529 ही आएगा, 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये अपने पास क्या आ गया कि R इक्वल टू जो आ रहा है अपने पास 0.529 ही आएगा, मतलब जो कांस्टेंट एक तरीके से वो आ गया। तो इसको अपन एक नाम लेते हैं, इससे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन एटम के पहले सेल की जो रेडियस आ रही है वो अपने पास क्या आ रही है, जो फॉर्मूले में कांस्टेंट है 0.529 उसके बराबर आ रही है। तो इस वैल्यू को अपन बोलते हैं क्या बोहर रेडियस, फर्स्ट बोहर रेडियस, और इसको अपन सिंबल भी देते हैं क्या ए नॉट। तो हाइड्रोजन के पहले सेल की रेडियस को अपन क्या बोलते हैं बोर रेडियस।
बोहर रेडियस। तो बोहर रेडियस को अपन एनोड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनोड मतलब या बोहर रेडियस मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो चाहो तो डेफिनेशन भी लिख लो कि रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के पहले सेल की रेडियस, जो कि अपने पास क्या आएगी, एनोट से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एनोट इक्वल टू अपने पास आ रहा है क्या, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो वो जो फॉर्मूला था अपने पास कि R इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, उसको कभी कभी तुम ऐसे भी लिख देते हो कि R इक्वल टू एनोट, क्योंकि एनोट वही है मैग्नीट्यूड वाइज, तो एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो एक ही बात है, लेकिन कभी कभी ये भी यूज करा देता हूँ, तो वो अलग नहीं है, ये याद होना चाहिए। तो ये हो गया अपने पास। तो कभी कभी पूछ भी लेता है कि फर्स्ट बोर रेडियस क्या होता है, तो उसके बारे में अपन ने बात की कि फर्स्ट बोर रेडियस मतलब अपने पास हाइड्रोजन एटम के पहले सेल की रेडियस, ये वाला पार्ट। तो फिलहाल तो अपन इतना रखते हैं रेडियस के लिए।